अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 8 अफराद अभी तक इस वायरस से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। चीन से कोरोना वायरस से मुतालिक ज़रूरी तिब्बी सामान की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 50,000 टेस्टिंग किट्स और 10 लाख फेस मास्क पर मुश्तमिल ये इमदादी सामान वसूल किया, जबकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुल्क भर में इस सामान की तरसील और तकसीम का जिम्मेदार होगा। एक तरफ कोरोना वायरस की इस हद तक संगीनी है जिसमें दोस्त मुल्क चीन हमारी मदद कर रहा है, दूसरी तरफ लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस सारे क्राइसिस में भी जो है हमारी सियासी क़यादत मुत्तहद नज़र नहीं आ रही है। आज जो रवैया था वज़ीर आज़म का, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब का, वो सबके सामने है। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत आज पार्लिमानी रहनुमाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने चीन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा को चीन में रखने का मुश्किल फ़ैसला किया, जिसकी वजह से चीन से अभी तक एक कोरोना का केस भी पाकिस्तान में नहीं आया। कल तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 900 मरीज़ थे, जिसमें से सिर्फ 153 मरीज़ जो थे मकामी हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन के मामले पर अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन है। हमें ट्रांसपोर्ट बंद करने वाला लॉकडाउन अभी नहीं करना चाहिए, ये वज़ीर आज़म ने कहा। ट्रांसपोर्ट की बंदी से खाने पीने की अशिया की फराहमी मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तब ये जंग जीतेगा जब इसमें तमाम पाकिस्तानी शामिल होंगे। ऑपोजिशन का इनपुट लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब ऑपोजिशन के इनपुट देने का वक्त आया तो उस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो थे वो कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा चुके थे। इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें। वायरस मजीद फैल गया तो काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इकदाम उठाए हैं वो काफ़ी नहीं है। गरीबों के बिजली गैस बिलों को माफ़ करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोरोना के खिलाफ एक बार फिर से नेशनल एक्शन प्लान वक्त की ज़रूरत बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी कोरोना वायरस जो है तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला मरीज़ 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद से अब तक वहाँ 55,000 अफराद इस वबा से मुतासर हो चुके हैं। 782 अमवात हो चुकी हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद सिर्फ 378 है। जबकि आलमी इदारा सेहत ने यह खबरदार किया है कि अमेरिका जो है ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आलमी मरकज अब इसके बाद बन सकता है, चाइना के बाद, इटली के बाद। दूसरी तरफ फ्रांस की हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी है, जबकि पार्क्स और दरिया किनारे सैर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। उधर बरतानिया के शहजादा चार्ल्स का भी कोरोना टेस्ट जो है ये मुस्बत आ गया, जो अब तक इस मौलिक वायरस से मुतासिर होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत है। ये सूरत हाल कहाँ पर जा रही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारी जो सियासी शख्सियात हैं उनका क्या रवैया इस सारे क्राइसिस पर भी मैं बात करूंगी। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़रा आप बताएं, अगर आपको कुछ आज वज़ीर आज़म के रवैये की समझ आई हो, जब पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई, अपनी सुनाई, खिताब किया, चले गए, अपोजिशन की बात सुनना तक गवारा नहीं किया, ज़रा ये मुझे बता दें कि ये वज़ीर आज़म का रवैया था, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का रवैया कहीं से लग रहा था? मुझे तो देख के लग रहा था कि 2014 के धरने के कंटेनर पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, आए हैं, खिताब किए, बात की और चले गए। लग ही नहीं रहा था कि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से एक इजलास की सदारत कर रहे हैं। उनमें शायद इतनी वो हिम्मत नहीं है कि अपोजिशन की बात सुन सके। वही चोर डाकू लुटेरे, लगता है अभी तक उनकी सोच से वो बाहर निकल ही नहीं सकी चीज़ें इस क्राइसिस में भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे और स्पेशली पाकिस्तान, जहाँ हमारे कोई वसाइल आपको पता है कि जहाँ मरने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती, बच्चे औरतें सड़कों पर पैदा करती हैं, और हेल्थ और एजुकेशन कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा। कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं और हमारा जो 98% अवाम थी, हमारे अस्पताल एक नहीं थे, नलके एक नहीं थे, यूटिलिटी स्टोर्स एक नहीं थे, हमारी गलियां मोहल्ले एक नहीं थे, सड़कें एक नहीं थी, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात जो यहाँ बड़ी अहम चीज़ है, अहम बात है, वो है कि ये आवाम के लिए प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आपने एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। कोई खुदा के लिए हुकूमतों पे नहीं रहना, ना सिंध पे, ना KPK पे, ना पंजाब पे, ना फेडरल पे, कोई नहीं करेगी। आप अगर एहतियात करेंगे वेंटिलेटर से बच जाएंगे, इमरजेंसी से बच जाएंगे, अस्पताल से बच जाएंगे। और एहतियात करें अपने और अपने बच्चों की। आप अपने घर में इमरान खान है, आप अपने महल्ले में वज़ीर आज़म है, आप अपने गली में आप ही हुकूमत हैं।
तो ये एहतियात का काम है। यहाँ ऊपर से लेकर 180 मुल्क 190 मुल्क जो हैं वो तमाम वसाइल रखने के बावजूद फाइनली एहतियात पे। और आखिरी जो इसमें है कि मालदार तबका, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे मालदार तबका आगे आए। अली बाबा वो जो कंपनी है उन्होंने 10 मुल्कों की हेल्प कर रहे हैं, बिल गेट्स कर रहा है, गुलकारा रिहाना कर रही है, हॉलीवुड बॉलीवुड के अदाकार कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी दुनिया करी जा रही है। आप कहाँ हैं प्लीज़? हमारे जो इस मुल्क के अली बाबा सारे थे वो किधर गए हैं? इन हेल्प करें। और आखिरी बात वही है कि जो तमाम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो तमाम नर्सें हैं, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, सर आप सबको सलाम। आप बहुत मुश्किल वक्त पे आप हमारे हीरो हैं, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, शाजिया कल भी हम मीटिंग जब हुई थी उसमें भी यही कहा। पहले जरा आज के रवैये की बात कर लें, कल के आपके सवाल पे मैं बात करती हूँ। आज के रवैये पे जरा कमेंट करें। ये वज़ीर आज़म का रवैया था? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था, उसी बात। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए, जब आपको बिलावल भुट्टो कहता है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। आप हमारे वजीर सेहत हैं, जब शहबाज शरीफ कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर लीड करें, हाँ। जब उसके बाद बाकी 2 सूबे उनके अपने हैं, तो उस वक़्त इमरान खान को ये पता नहीं तहरीक इंसाफ के एज ए चेयरमैन की हैसियत से नहीं सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अल्लाह बहुत कम मौके देता है ऐसे जब आप लीड करने की पोजीशन में होते हैं। तो आज उनके लीड करने का वक्त है, और वो लीड करें कौम को। एक हिकमत अमली, एक रास्ता, और एक इमरान खान, और सारों को लेकर चले। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि चोर, डाकू, लुटेरे, एहतसाब, मुकमुका, NRO, सियासत, पॉइंट स्कोरिंग, मारो धाड़ो, उठा दो, कर दो, ये चलता रहेगा। हाँ। इस वक्त कौम, इस वक्त मुल्क, इस वक्त हम सारी, इस पूरी दुनिया एक आलमी वबा में है, जिसमें इमरान खान तो कप्तान है, अपनी कप्तानी की हर जगह मिसाल देते हैं। मेरा वर्ल्ड कप, मेरा शौकत खानम, मेरा नंबर। आज मेरे पाकिस्तान का सवाल है, तो इमरान खान साहब आप लीड करें। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, कल जो वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों आप लोगों से मुलाकात, आप भी उसमें मौजूद थे, आपके सवाल पे एक बड़ा गुस्सा हुए, और एक क्लासर साहब के सवाल पे बड़ा गुस्सा हुए जब आपने कहा कि आप वज़ीर आज़म की हैसियत से लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनका इतना जो रवैया था, इतना एग्रेशन था, वो किस वजह से था? आपने कहा मीडिया की बात क्लासर साहब ने भी की, आपने भी वैसे कर ही दी थी, भले आपने कह दिया नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे। तो इतना एग्रेशन क्यों था कल? वज़ीर आज़म साहब टू द पॉइंट जो सवाल थे उनकी बातों का सही जवाब भी नहीं दे रहे थे, उल्टा गुस्सा कर रहे थे। क्यों इतना एग्रेशन था कल प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों में? मैं हैरान हुआ। पहली बात तो मैं उनका शुक्रिया ये ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले दिन जब पहली मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, कोई 8-10 दिन के बाद से लेकर आज 2 साल तक, हाँ। वो बुलाते हैं और सुनते हैं, जितना गुस्सा हम करते हैं, जितनी तल्ख बातें करते हैं। और उसमें मुझे कल की मीटिंग में 2-4 हमारे दोस्तों ने ऐसे लफ्ज़ भी बोले जो नहीं प्राइम मिनिस्टर को बोलने चाहिए थे, हाँ। लेकिन वो सुनते हैं और सुनी, और उन्होंने उसका जवाब दिया। और दूसरी बात ये है कि ये पहले कल्चर नहीं था शाजिया, आप ज़हन में रखिएगा। पहले होता था मनपसंद के चेहरे, मनपसंद के साफ़ी, मनपसंद हेलीकॉप्टर ग्रुप, अपने खाने, अपने दौरे और अपने एक माहौल में वो करते होते थे। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात मुझे जो इमरान खान साहब से थी कि मीडिया, वो कहते हैं कि मेरी स्ट्रगल का बेस, बुनियादी मरकज़ मीडिया है। हम नहीं कहते, चलो हम कहते हैं तो लोग सारे कहते हैं कि जी आप इमरान खान को क्रिकेटर भी आपने बनाया होगा, कप भी आपने जितवाया होगा, शौकत खानम भी आपने बनवाई होगी, नमल भी आपने नहीं, ये अल्लाह के फजल के बाद इमरान खान ने खुद किया है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान खुद मानते हैं कि मीडिया मेरे साथ ना होता तो मेरी स्ट्रगल कामयाब ना होती। मीडिया, आज़ाद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। करप्ट हुकूमत मीडिया को दबाती है, बुरी हुकूमतें मीडिया पे पहला तसल्लुत चाहती हैं। हम क्लासा साहब ने जब बात शुरू की तो वो बात 2-4 इश्यूज़ पे थी कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो उसके बाद वो गुस्से में आ गए। और हालांकि मुझे नहीं तवक्को थी कि इमरान खान साहब को इस गुस्सा करें। उनको कहना चाहिए था कि मसाइल हैं, मसाइल कल भी थे, मसाइल आज भी हैं, मसाइल परसों भी हैं। आज कोरोना पे हम बैठे हैं, हम आपके साथ एक और नशिस्त कर लेते हैं इस मीडिया पे, और मैं आपके साथ हूँ। जो आखिर में उन्होंने कहा मैं आज़ाद मीडिया का हामी हूँ। लेकिन मुझे इमरान खान साहब कल एक तो ऑफ कलर लगे इस वजह से कि वो शुरू से गुस्से में आ गए, या शायद दबाव में थे, या शायद वो मुसलसल थके हुए थे, या शायद ऊपर से ये कोरोना था।
था, लेकिन बहरहाल फिर भी मेन मकसद इस वक्त मीडिया, हम चलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम भी इस मुल्क के साथ हैं। मेन मकसद ये है कि इमरान खान साहब ये वक्त आ गया, आप कप्तान बने, टीम को लीड करें कोरोना के खिलाफ। ये वर्ल्ड कप आपने जीतना है, इसको प्लीज़ अल्लाह के नाम पे एक और तरह से भी ले जाएं। प्राइम मिनिस्टर और सियासत पे हमने बात कर ली, उनको लीड करना चाहिए। अब भी कोई वक्त नहीं गुजरा, अब कोरोना आ गया ना, तफ्तान से आ गया ना, तफ्तान वाला कैसे हुआ, ज़ायरीन वाला क्या हुआ, किस तरह क्या किया, क्या मिसमैनेजमेंट हुई। आज केपीके के एक पिंड में 26 निकल आए हैं वगैरह वगैरह। इधर इस्लामाबाद के एक पिंड में सुना जा रहा है, सिंध में जो सिचुएशन असल है वो नहीं, वो दूसरी है, वो हो गया ना। इस वक्त भी कोई नहीं है, इस वक्त भी प्लीज़ अल्लाह के नाम पे हमारे पास तीन मॉडल हैं। एक था चीन का, हुकूमत अवाम इकट्ठी हुई, उन्होंने कंट्रोल करने के करीब पहुँच गए। दूसरा था इटली अमेरिका का, उन्होंने हुकूमतें नाहिल निकली पहले, बाद में अवाम ने तवज्जो ना दी और आज उनकी तबाही, आज भी 700 लोग इटली में मरे हैं। तीसरा एक और था ईरान का, जज्बा ईमानी के तहत मारना। जज्बा ईमानी के तहत उन्होंने क्या किया कि हमारे तबलीगी जमात ने मलेशिया बंद करा दिया, उन्होंने खाना काबा तक और वो सारा वो जो मिज़ार और वो ज़ायरीन बंद करा दिए। तरीके दो हैं, एहतियात, अल्लाह से इस्तग़फ़ार, और तीसरी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि पहले खंदक खोदी फिर दुआ की, बदर में खैमे लगाए फिर दुआ की, और उन्होंने फरमाया तवक्कल करो मगर ऊँट बांध कर। इस वक्त जो आपका है कि प्लीज़ इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं, लोगों से मेरी अपील है प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आप जो अपने लिए बेहतर समझते हैं ये ऊपर सियासत करते रहेंगे, इनको आप सही नहीं कर सकते। ये कोरोना सियासत लीड करना पड़ेगा, एक और काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मुझे ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे हैं, कौमी असम्बली मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका। फ़ारूक, बड़ा एक अजीब लगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रवैया था। आज मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं का अगर इजलास बुला ही लिया था, वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर ही ली थी, खिताब कर रहे थे। वो खिताब तो कौम से खैर वो पहले भी कर चुके हैं, जो बातें उन्होंने आज की वो खिताब से कौम से खिताब के दौरान पहले कर चुके हैं। इसका मकसद तो ये होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की उन्होंने बड़े तहम्मुल से, अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा बैठे हुए थे उन्होंने सुनी, लेकिन जब उनकी बारी आई, बजाय इससे कि उनकी तजावीज़ लेते, उनकी भी सुनते, आर्ग्यूमेंट्स होते, मुशावरती इजलास का ये मतलब तो नहीं होता कि आपने अपनी बात कर ली और आप उठ के चले जाएं और बाकी आपका मुंह देखते रह जाएं। एक तो ये इंसल्ट भी है कि बाकी को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कोई उनके सेकंड थर्ड उस लेवल के तो नहीं लोग बैठे हुए थे, पार्टीज के ऑपोजिशन लीडर बैठे हुए थे, फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे, तो एटलीस्ट वज़ीर आज़म साहब को उनकी बात सुननी चाहिए थी। क्या था ये वज़ीर आज़म साहब का रवैया? आपको नहीं लगता? आज तो पीटीआई के लोग भी वैसे इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो रवैया था ये सही था। देखिए, बात ये है, सबसे जो अहम चीज़ है, हम बहुत डिबेट कर सकते हैं किसका रवैया कैसा था, कौन हेडलाइंस बना रहा है, कौन इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि एक वबा जो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, 180 से ज़ायद ममालिक इसका शिकार हो चुके हैं, बड़ी से बड़ी जो मैशियतें हैं वो क्रिपल डाउन हो चुकी हैं। हम आज भी उस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं कि वज़ीर आज़म जो है उनको इजलास में बैठना चाहिए था या अपोजिशन लीडर को बाइकआउट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। बुनियादी नुक्ता ये था कि आज जो स्पीकर साहब ने एक तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के लीडरान का जो है वो इजलास तलब किया था, उसके अंदर जो है वो हमारी पार्टी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी, वज़ीर आज़म भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शरीक हुए, बाकी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। यकीनन जो है वो वज़ीर आज़म ने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए, उसके अंदर उसका हिस्सा बने, उसके अंदर जो उन्होंने लाहे अमल इख्तियार किया है, जो हुकूमत के अब तक के इक़दामात हैं, जो हमारा मुस्तकबिल का लाहे अमल है, उस हवाले से उस कमेटी को उन्होंने ब्रीफ किया। इस कमेटी की जो इस अजलास की जो सदारत कर रहे थे वो स्पीकर कौमी असम्बली की कर रहे थे, ये उनकी जानिब से इजलास बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने एज ए पार्टिसिपेंट के तौर के ऊपर, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को तो नहीं झुटलाया, उन्होंने यहाँ पर शामिल होने से इनकार भी नहीं किया। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद वहाँ पर मौजूद थे, हमारी पार्टी के सारे मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस कॉन्फ्रेंस को अहमियत दी, उसमें आकर अपना तमाम तर लाहे अमल भी बताया। लेकिन जहाँ पर आप ऑप्शन को अहमियत नहीं दी, नहीं देखें, नहीं ऑपोजिशन को अहमियत नहीं दी, वज़ीर आज़म ने पार्लिमान को अहमियत दी है, पार्लिमानी लीडर्स की ये कॉन्फ्रेंस थी।
अब जहां तक रही बात कि शहबाज शरीफ साहब की बात सुननी या बिलावल साहब की बात सुननी, देखें हम तमाम लोगों की बातें सुनने को तैयार हैं, सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। हमें भी ये पता है कि ये वक्त जो है कौमी यकजहती का वक्त है, मिली यकजहती का वक्त है। इसमें हमने तमाम लोगों को जो है वो साथ लेके चलना है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने भी बायकॉट किया, हाँ वो अपना रिएक्शन था। शादिया नहीं, देखें बात यह है कि जब आप ऑल आउट स्पोर्ट की बात करते हैं तो फिर आप अपनी अना को पीछे छोड़ के आते हैं। पहली बात यह है, शहबाज शरीफ साहब अपना पॉइंट रजिस्टर्ड करवाते, कहते जी वजीर आज़म साहब को यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात भी यहाँ पर सामने रखूंगा। उन्होंने भी उस फोरम को जो है वो फिर अपनी अना का मसला बना के जो है वो बाइकआउट करके चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी देखना चाहिए उनका रवैया किस तरह का है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा मामला ये है कि हमने जो है वो कोरोना को कैसे शिकस्त देनी है, ये आज हमारी जो डिबेट है वो बजाय हम उस तरफ लेके जाएं, आज डिबेट जो है वो दूसरी जानिब चल पड़ी है। हमने आगे ये देखना है कि हमारे डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारे पैरामेडिक्स उसके ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी इंतजामिया अपनी जान हथेली के ऊपर रख के उसके ऊपर लड़ रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसके ऊपर काम कर रही है। जब से वज़ीर आज़म साहब कौम से खिताब भी कर रहे हैं, सहाफ़ियों से भी बात करते हैं, कल भी उन्होंने करी, सहाफ़ियों से मीटिंग करी, वो एक बात की मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं, उसे अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद चले सिंध को छोड़ दें, वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने लगा लिया, ठीक है। पंजाब में लगा, केपी में लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि पंजाब में बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म साहब को बताए बगैर अपनी मर्जी से कर लिया हो, या केपी वालों ने, ज़ाहिर है आप लोगों की हुकूमत है दोनों सूबों में, या उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया हो, उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब लॉकडाउन की बार बार मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। तो ये तो एक कन्फ्यूजन है ना, लॉकडाउन है नहीं है, वज़ीर आज़म की बात सुने हम लोग, जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है उनकी बात सुने, किसकी बात सुने? अच्छा शाजिया आपने बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन किया है, और मैं देख रहा हूँ कि हर टीवी पे ऊपर, हर प्रोग्राम के ऊपर इस किस्म के जो हैं वो सवालात सामने आ रहे हैं। देखें, जहाँ तक रही बात जो आप लॉकडाउन की बार बार में बात करते हैं, हमने देखना यह है कि हमने मतलूबा नताइज क्या हासिल करने हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। वज़ीर आज़म जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बार बार इस चीज़ की बात कर रहे थे कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारा आम आदमी है, वो आम आदमी इससे इफेक्ट होगा अगर फौरी तौर के ऊपर हम इस किस्म के इकदाम उठाते हैं। जहां तक रही बात आप कह रहे लॉकडाउन, जो लॉकडाउन की बार बार बात है, लॉकडाउन तो वो है जो कश्मीर के अंदर आपको नजर आ रहा है, जो पिछले अगस्त से अब तक जो है वहां पर 7 महीने से जो है 8 महीने होने को आए, लॉकडाउन है, पुलिस खड़ी है, ना अस्पताल खुले हैं, ना खाने पीने की अशिया खुली हैं, ना मसाजिदों के ऊपर जाने के ऊपर पाबंदी है। यहाँ पर जो है वो उन एरियाज को बंद किया है जिन एरियाज के ऊपर आवाम की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है। तो हमारे तजारती मराकज हैं, हमारे बाजार हैं, हमारे शॉप्स हैं, सब कुछ तो बंद है। ये लॉकडाउन नहीं है तो क्या है? सुन ले, ये किया क्यों गया है? इससे एक मतलूबा नताइज हासिल करने हैं कि तो फिर वज़ीर आज़म साहब माने ना इस चीज को, फिर वो इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? वो कहें कि आप लोगों ने कर लिया, मैं आप लोगों के साथ। नहीं, देखें, ना तो मुझे किसी लफ्ज़ लॉकडाउन से इख्तलाफ है, ना मुझे किसी लफ्ज़ जो है वो कर्फ्यू से इख्तलाफ है। मैं जो बुनियादी चीज़ आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो ये मामला है कि हमने इसकी चेन को आगे बढ़ने से रोकना है। आप पहले बात को समझ लें। अच्छा मुझे एक बात बता दे, बतौर शहरी वज़ीर आज़म की बात सुनूं या मैं सूबे के जो वज़ीर आला है उनकी बात सुनूं? आप मुझे ये बता दें। हमारे वज़ीर आज़म नहीं चाहते लॉकडाउन हो, सूबे के वज़ीर आला ने लगा दिया है, किसकी बात सुनूं? सुन लें। देखें, तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपनी इंतज़ामी अमूर के ऊपर आज़ाद हैं। 18वीं तरमीम के बाद उनको इख्तियारात हैं, वो अपने इक़दाम कर सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं। सुन लें। यहाँ में हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का एक पत्ता भी प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। सुन ले। देखें, वज़ीर आज़म ने किसी जगह के ऊपर ये नहीं कहा कि आप जो है वो शॉपिंग सेंटर्स को बंद ना करें, आप पार्कों को बंद ना करें, आप सिनेमाज को बंद ना करें। ये ज़रूरी इक़दाम थे, ये इक़दाम तमाम हुकूमतों ने ले लिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं, सुन लें, मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर, चाहे सिंध भी है, मुझे आप बताएं, सिंध भी है, क्या कश्मीर जैसा लॉकडाउन है? क्या वहां पर जो है वो चिड़ी को पड़ मारने की इजाजत नहीं है? वो तो एक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो तो बिल्कुल सिचुएशन है, ये एक वबा है। नहीं,
अब मुझे एक्सप्लेन करने दें, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे एक्सप्लेन करने दें। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो करियाने की दुकान पे भी जा रहे हैं चाय फुर्दोनोश लेने के लिए, लोग जो हैं वो मेडिकल स्टोर पे अद्वियात के लिए भी जा रहे हैं, अस्पताल में जो मरीज हैं वहां भी जा रहे हैं। जो लोगों के बहुत ऐसे मामलात हैं जिनको वो तर्क नहीं कर सकते, इमरजेंसी की हालत में हैं, वो लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ताउन कर रही है, लोगों के अंदर शऊर बड़ी तेजी से आया है। और तो फिर वजीर आजम साहब भी साथ देना इस चीज का, अपने सूबों के साथ खड़े होना कि ठीक है अब आप लोगों ने कर दिया, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हर तकरीर में, हर खिताब में वो एक बात करते हैं कि मैं नहीं चाहता लॉकडाउन हो, मैं नहीं चाहता लॉकडाउन हो, गरीब तबका मुतासिर होगा। बिल्कुल हम इत्तफाक करते हैं गरीब तबका मुतासिर होगा, लेकिन उसके लिए फिर आप लोग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करें ना। जिस तरह कह रहे हैं घरों में आप लोगों ने खाना पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, उसके लिए फिर एक मैकेनिज्म बनाए कि कैसे आप लोगों ने करना। भाई लॉकडाउन तो लग गया, लोग तो घरों में बैठ गए। नहीं, देखें बात ये है कि मैकेनिज्म जो है वो बड़ा वाज़ेह है। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी आफतें भी आती रही है। पाकिस्तान ने ज़लज़ला भी देखा है, पाकिस्तान ने जो है वो सैलाब की तबाहकारियां भी देखी हैं, पूरे के पूरे शहर तबाह होते देखे हैं। ये आप भी जो है वो हिस्ट्री की तालिब इल्म है, आपके इल्म में भी ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। मुझे आप ये बताएं कि कभी किसी हुकूमत ने इतना बड़ा पैकेज सामने लेकर आए? तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पूरी दुनिया की मईशत जो है वो क्रैश कर गई। पाकिस्तान की मईशत से 1200 अरब रुपया वो पाकिस्तान के लोगों के लिए निकाला गया है। जो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई उसमें भी प्राइसेस में कमी आएगी। 200 अरब रुपया डायरेक्ट उसी मजदूर के लिए दिया गया है जो उससे इफेक्ट हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वहां तक जो है उनकी कफालत की जाएगी। 12,000 रुपया जो है वो एक फैमिली को, एक मजदूर को दिया जा रहा है। उनकी बिलों के अंदर आसानी पैदा की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब रुपया दिया गया है, किसान के लिए 280 अरब रुपया रखा है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट गंदम की 82 लाख टन, पिछले साल 40 लाख टन गंदम खरीदी थी, इस साल जो है वो 82 लाख टन गंदम खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, वजह क्या है? आम आदमी को रिलीफ देना है। ये मैं समझता हूँ इसमें आपने भी हमारी रहनुमाई करनी है, हमारा हिस्सा बनना है, मीडिया ने भी साथ चलना है। हम तमाम लोग इस रियासत का हिस्सा हैं। ये रियासत है, ये मुमलिकत खुदादाद है, तो हम सब हैं और इंशाल्लाह हम इसमें मैकेनिज्म बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपनी आवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जिस मुआशी पैकेज का ऐलान किया था, वफाकी काबीना ने आज इसकी तौसीक कर दी है। 1.25 खरब रुपए के इस खुसूसी रिलीफ पैकेज में पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल शामिल है, इनकी कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। मुशीर ख़जाना का ये कहना है कि आइंदा 3 महीनों तक ये कीमतें मज़ीद कम होंगी। हुकूमत ने दिहाड़ीदार और गरीबों के अलावा बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ दिया है। उधर स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस के सबब तिब्बी आलात की दरामदी शराइत में नरमी कर दी है। लॉकडाउन के बावजूद बंदरगाहों पर मामूल की जो सरगर्मियाँ ये जारी हैं ताकि मुल्क में किसी भी चीज़ की जो है ये किल्लत पैदा ना हो सके। जबकि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा घर की दहलीज पर 13 लाख रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन पहुंचाने का जो एक प्रोसेस है, अमल है, इसको शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, जिसके बाद पॉलिसी रेट 11% पर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद सनत और तिजारत से वाबस्ता जो लोग हैं, कारोबारी तबका है, वो ये कहता है कि इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए, इसको मजीद कम होना चाहिए और ये हो सकता है। कोरोना के पस मंजर मुआशी मंजरनामा क्या बनता नजर आ रहा है? क्या वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी पैकेज से आवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा और ये हमारे सनती शोबे के लिए कितना जो है वो सूदमंद है, कितना इससे रिलीफ आवाम को मिल सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो शरह सूद में कमी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते डॉक्टर साहब जब शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई तो बड़ी तनकीद हुई कि इससे अच्छा था ना ही किया जाता, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले जो शरह सूद 13% थी, आज जो वो 11% पर आ गई है, ये कितना हौसला अफजा है। लेकिन इसके बावजूद जो सनतकार है, कारोबारी तबका है, वो कह रहे हैं इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए, ये मजीद कम हो सकता है, 8-9% की शरह पर आपको इसको लेकर आना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 11% पर जो ये स्टेट बैंक ने किया है, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बेहतरीन है। आप एकदम इससे ज्यादा कमी करना जो है नुकसानदेह होता।
हमें ये पता है कि अब 1.5-2 महीने के बाद जो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो जून तक इंशाल्लाह ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो हर वक्त सनतकारों को भी सिर्फ अपना नहीं देखना चाहिए, कौम का भी देखना चाहिए। मैं 2 बातें इसमें आपको बता दूं जो बहुत अहम है, क्योंकि हमारा जो तजर्बा है वो ये है कि जिस वक्त शरह सूद में कमी होती है तो हुकूमत कहती है कि जी कौमी बचत स्कीमें जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं, बेवाएं यतीम भी होते हैं, हैंडीकैप्स भी होते हैं, पेंशनर्स भी होते हैं, आम आदमी भी होते हैं, तो वो भी तो मुश्किलात में है। तो एक तो ये साथ फैसला होना चाहिए कि इस कमी के बावजूद फिलहाल कौमी बचत स्कीमों में जो पैसा आप नया लाएंगे वो उन्हीं पुराने नरखों पर होगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में ये होता है कि खाते जो बैंकों के हैं वो नफा और नुकसान में शिरकत पर है, लेकिन बैंक स्टेट बैंक की हिमायत से उसको वायलेट कर रहे हैं और उसको उन्होंने शरह सूद से मुंसलिक कर दिया। तो मेरा ये चाहूंगा कि हुकूमत ये उनको अहकामात जारी करे कि अगर आप उनको मुनाफे में शरीक नहीं कर रहे फिलहाल, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, ये बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A और 40A4 की, मगर अगर फिलहाल वो उसको छोड़ दें जून तक, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि बैंक खातेदारों को और बचत खातेदारों को जो शरह मुनाफा दे रहे हैं खातों पर उसमें कमी ना करें। फिलहाल ये 2 फैसले कर लें, शरह सूद बिल्कुल मुनासिब है। मैं इसमें नहीं चाहता कि फौरी तौर पर इससे ज्यादा मजीद कमी हो, 1 महीने बाद रिव्यू कर लें कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है, उसका कितना असर पड़ेगा? महंगाई कम होने पर कितने आप समझते हैं कि ये नंबर्स नीचे आ सकते हैं? महंगाई किस हद तक नीचे आ सकती है? और जो शरह सूद कम हुई है इसका क्या इम्पैक्ट होगा? किस हद तक महंगाई नीचे जा सकती है? देखिए, बात ये थी कि महंगाई तो अब नीचे जानी है, हाँ। मगर पेट्रोलियम मसनूआत में हमें ये समझना होगा कि मसला हुकूमत का क्या है। देखिए, इस वक्त ऐसा है कि इस हुकूमत ने पिछले चंद माह में, मिसाल के तौर पर हाई स्पीड डीजल आप ले लीजिए, उसके 8 रुपए जो था उसका पेट्रोलियम लेवी था, वो इस वक्त 25 रुपए 5 पैसे तक कर दिया था, तो 17 रुपए ये बढ़ा दिए थे, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो पहले तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए। और दूसरे ये था कि अगर आप 1 साल पहले की चले जाएं तो जनरल सेल्स टैक्स जो था 0.5% से लेकर आगे तक जा रहा था, अब उन्होंने सबको 17% कर दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अवाम के फायदे के लिए, मईशत के फायदे के लिए हुकूमत ये पॉलिसी तर्क कर दे कि पेट्रोलियम मसनूआत के टैक्सों को बिजली की चोरी और टैक्सों की चोरी से पूरा करने का जरिया बनाते हैं, वो ना करें, पूरा फायदा पहुंचा दें। यानी होना चाहिए था 35 रुपया लीटर, आज की तारीख में 15 वो कर चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लोगों को 15 रुपए का लीटर तो कल किया है ना, बिल्कुल सही किया, बेहतर फैसला है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको 35 रुपए लीटर की कानूनन गुंजाइश है जो उन्होंने टैक्स बढ़ाए थे। कह रहे हैं कि मजीद कम हो सकता है, 35 रुपए फी लीटर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मईशत मुश्किलात में आने वाली है, अभी अंदाजा हम नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ी हद तक गिर रहा है, मगरिब ने हमारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। यही मैं आपसे बात करने लगी हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, अमेरिका की एक बड़ी मार्केट है, यूरोप की एक बड़ी मार्केट को हम हिट करते हैं, टारगेट होता है हमारा। अब वो सारे ऑर्डर्स जब कैंसिल होना शुरू हो गए हैं तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट, जो हुकूमत बड़ा इसका क्रेडिट ले रही थी कि बड़ा हमने ये डेफिसिट जो है ना इस पर काबू पा लिया, इसको कम कर दिया है, तो इस सूरत हाल के बाद, कोरोना के बाद जो सिचुएशन अब पैदा होगी है, कितना ये मजीद जो है ना वो ये डेफिसिट बढ़ सकता है? अब कितना बढ़ेगा अब ये? देखिए, आपसे तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए कि हमारे इंपोर्ट्स भी तो कम होंगे ना। देखिए, अगर आपने माल मंगा रहे हैं तो उन्होंने कह दिया हम नहीं आपको भेजेंगे, हमारी सरहदें नहीं चल रही, हम इंपोर्ट भी कम होगा। तो मुझे जो है ये परेशानी नहीं है। देखिए, इस वक्त तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इंपोर्ट भी कम होगा, एक्सपोर्ट भी कम होगा, और खुदा न खास्ता रेमिटेंसेस जो गल्फ से $12 अरब आ रही हैं दूसरी आ रही, उसमें भी कमी होगी। इस झटके के लिए तैयार रहें। लेकिन इंपोर्ट्स को अभी तो साथ में कम हो रहा है। एक इतना बड़ा फसाना पाकिस्तान में है, हमारे इसको रोकने की असल चीज है अवाम की तकालीफ। ठीक है, मईशत को संभालना देने का मकसद ये है कि जून के बाद जब इसका जोर टूट चुका होगा उस वक्त बड़ा पैकेज आज बन जाना चाहिए मईशत को संभाला देने के लिए। 70 लाख अफराद तक ये जो है ना आप लोग इमदादी पैकेज पहुंचाना, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा ये मसला है? आप देखें नादरा के रिकॉर्ड्स यहाँ पे गलतियों से भरे पड़े हैं। कितना ये चैलेंजिंग होगा उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि आपने जो 3,000 रुपये महीना देना है, ये जो पैकेज का आपने ऐलान किया है, कितना ये बड़ा टारगेट होगा? ये अचीव कर सकेंगे कि किसको देना है, किसको नहीं देना? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये लोग? देखिए, पहले मैं दोबारा कहूंगा कि जो 400 अरब रुपए आम आदमी के लिए है, हाँ। ये एक अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है। इसमें शफाफियत होना, हाँ। ये इंतहाई जरूरी है। हुकूमत के पास ऐसी मशीनरी मौजूद है, हमारे इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान हैं, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं।
ये नहीं है, लेकिन शफाफियत रखना है, नियत अगर साफ है। लेकिन 10% अगर लीकेज होती है, गलत लोगों को मिल जाता है, तो हमने देखा था बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरों ने ले लिया, लोगों ने अपने मुलाजिमों को दिला दिया। ये चीजें तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत होंगी, इनको हम फिलहाल इतनी जल्दी रोक नहीं सकते। लेकिन फिर मगर जिस इसका मकसद के लिए शुरू किया जा रहा है कि जो गरीब है उसकी जरूरत पूरी हो सके, वो मकसद तो फिर हासिल नहीं हो सकेगा ना। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि 10-15% अगर लीकेज होती है, गलत लोगों को चला जाता है, और 85% मुस्तकीम को चला जाता है, जिसकी हुकूमती इदारों के पास सलाहियत मौजूद है, अगर नियत सही हो, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इस सूरत हाल में, जबकि हमें गिड़गिड़ा के माफिया मांगनी है, खतरात की जद में हर आदमी है, तो इस वक्त तक जो करप्शन है वो बहुत कम होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये गरीब आदमी तक पहुंचाना है, उसके खानदान की जिंदगी का सवाल है, उसके घर में फाके पड़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों में जो हमारे लोग जिम्मेदार हैं निचले लेवल पर भी, उनमें कुछ ना कुछ शर्म मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि बड़े पैमाने पर इसमें करप्शन होगा। और अगर 75%, 80% मुस्तकीम को चला गया, तो मेरे ख्याल से जो है ये खुशी की बात होगी। कम से कम मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि एक अच्छा काम हुकूमत ने किया है और हमारी मशीनरी ने मुस्तकीम तक बड़ा हिस्सा पहुंचाया है। अल्लाह का शुक्र करें और उससे उसकी रहमत भी आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद की साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और शफाफियत कायम करने के लिए कोशियां वफाकी हुकूमत का एक अनोखा इकदाम सामने आया है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वजारत ख़जाना ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर 1 साल के दौरान 7 गैर मुल्की बैंकों से $2.5 अरब का कर्जा लिया। लेकिन अब इस कर्ज पर मुनाफे की अदायगी का वक्त भी आ गया है, तो वजारत ख़जाना को याद आया कि गैर मुल्की बैंकों से लिए गए कर्ज की तो जो वफाकी काबीना से तो मंजूरी ली नहीं गई। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि अब वजारत ख़जाना ने 1 साल के बाद वफाकी काबीना से अप्रैल 2019 से लिया गया $2.5 अरब का कर्ज जो था, इसकी मंजूरी अब ली है 1 साल के बाद जब कर्ज ले लिया। जबकि हैरान कुन बात यह है कि गैर मुल्की बैंकों को मुनाफे की अदायगी के ऊपर टैक्स की भी छूट दे दी गई है, जिससे ये लगता है कि भारी टैक्सों का बोझ उठाना तो सिर्फ आवाम की जिम्मेदारी है। किसी गैर मुल्की बैंक से कितना कर्जा खामोशी के साथ लिया गया, कहाँ खर्च किया गया, जिन मकासद के लिए लिया गया वो पूरे हुए। मैं बात करूंगी हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सुहेल, सबसे तो पहले ये बताइएगा कि किन किन गैर मुल्की बैंकों से कर्जे लिए गए हैं? साथ ही ये मामला ये है कि वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा गुज़श्ता साल बिलखसूस कि ज़र मुबादला के ज़खायर को एक लेवल तक मेंटेन कर सकें और मुल्क की जो ज़रूरियात है उसे पूरा कर सकें। माजी की हुकूमतों के ऊपर भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद करती रही है कि वो भारी कर्ज लेते हैं जो कि वो और उनकी हुकूमतें वो जस्टिफाई नहीं करती थीं। लेकिन अब उनके दौर के अंदर भी सिलसिला रहा, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिनेंशियल डिसिप्लिन कायम करने की बात करती है और शफाफियत की बात करती है, वो दोनों चीज़ें फॉलो नहीं हो रही। और इस बात का इंकशाफ हुआ है नाइट एडिशन को मसूल होने वाली सरकारी दस्तावेज़ में, जिसमें वाज़े तौर पर पता चला कि अप्रैल 2019 से वजारत ख़जाना के हुकाम ने वफाकी काबीना को बाईपास करते हुए वो वफाकी काबीना जिसकी मंजूरी लाजिम है तमाम तर बड़े इकदाम के सिलसिले के अंदर, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को डिफ़ाइन कर चुकी है। और हम एक्सपेक्ट करते थे जहाँ पर बिलखसूस कि जब हमने कौमी ख़जाने से उस कर्ज़ की वापसी करनी है, उसके ऊपर शरह-ए-सूद या मुनाफा हमने वापस करना है, तो वफाकी काबीना के अरकान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था अप्रैल 2019 में, लेकिन नहीं लिया गया। पूरा 1 साल तक ये कर्ज लिए जाते रहे। $2.5 अरब के लगभग इसकी अमाउंट है। अगर हम बैंकों की डिटेल और जो सरकारी दस्तावेज नाइट एडिशन को मसूल हुई उसके मुताबिक दुबई इस्लामिक बैंक से $225 मिलियन कर्ज लिया गया, क्रेडिट स्विस से $50 मिलियन, एमिरेट्स बैंक से $500 मिलियन, सिटी बैंक से $150 मिलियन, क्रेडिट स्विस से $155 मिलियन, अगेन दुबई इस्लामिक बैंक से $195 मिलियन, अजमान बैंक से $157 मिलियन, दुबई इस्लामिक बैंक से $250 मिलियन, चाइना डेवलपमेंट बैंक से $700 मिलियन और एक और गैर मुल्की बैंक के साथ $200 मिलियन। कर्जा ले लिया, उस वक्त मंजूरी नहीं ली गई। अब जब मंजूरी काबीना ने दे दी है तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया कि जब आप ले रहे थे मंजूरी तब लेनी चाहिए थी, अब आप लोगों ने ले लिया, 1 साल के बाद आप लोगों को मंजूरी लेना याद आया। किसी ने सवाल नहीं उठाया जब मंजूरी दी, एहतजाज किसी ने नहीं किया। देखिए, बड़ा हैरान कुन अमर है ये जो आज की वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके अंदर इस सारे मामले की मंजूरी हासिल की गई है। सिर्फ इसकी मंजूरी नहीं, एक्सपोस्ट फैक्टो अप्रूवल हासिल की गई, बल्कि
इस कर्ज, इसकी अमाउंट और इसके ऊपर जो तकरीबन $150 मिलियन के लगभग जो मुनाफा हमने इन बैंकों को अदा करना है, उसके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक टैक्स बनता है, भारी टैक्स है। ये भी मंजूरी हासिल कर ली गई है कि इन गैर मुल्की बैंक्स को हमने मुनाफा देना है और उन्हें कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। यही बात मैं पूछने लगी हूं, क्या ये मुआहदे में शामिल था कि गैर मुल्की बैंकों को मुनाफे पर जो टैक्स की छूट दी गई है, ये एग्रीमेंट में इसको शामिल किया गया था या स्पेशल रायत एंड बैंक्स के लिए? देखिए, ये वो एग्रीमेंट है जिसका हमने बताया कि वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई थी। उनके बगैर ही वजारत ख़जाना के हुकाम ने ये सारा डील, ये सारे मामला तय किए और उस वक्त उन्होंने गैर मुल्की बैंक्स को ये लिख कर दिया था कि हम जब आपको कर्ज की इस रकम के साथ मुनाफा वापस करेंगे तो उसके ऊपर कोई कटौती नहीं होगी। पाकिस्तानी अवाम को तो भारी टैक्सों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गैर मुल्की बैंकों से जिनके साथ आप शरह मुनाफा खुद बैठ के तय करते हैं, वफाकी काबीना को आप एतमाद में नहीं लेते और फिर एक साल बाद एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हासिल कर लें और काबीना अरकान इसलिए ज़्यादा एहतजाज नहीं कर पाते कि वजारत ख़जाना के लोग इंतहाई बड़ी टेक्निकल और एक पेचीदा समरी तैयार करते हैं और बहुत उजलत के अंदर वहां से उससे मंजूरी हासिल कर ली जाती है। कुछ मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात ने भी इस बात की कोई जांच पड़ताल नहीं की है, उनसे उनको भी नहीं एतमाद में लिया गया था। क्या वजारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म से भी बाला बाला ये काम कर लिया? जी, वज़ीर आज़म ने भी इस मामले की आज कोई जांच पड़ताल नहीं की, चूँकि वज़ीर आज़म को यही बताया जाता है कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस से दो चार है, हमें जिस ज़र मुबादला के ज़खायर को मेंटेन करना पड़ता है, हमने डॉलर की वैल्यू को मार्केट के अंदर एक बेहतर अंदाज में रखने के लिए लाजिम है कि हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बिल्डअप रखें। उसके लिए हम सारा अरेंजमेंट करते हैं। जो $2.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया गया की जाती है, कि जिन मकासद के लिए लिया गया, क्या वो पूरे हुए, खर्च हो गए? इस सरकारी दस्तावेज़ के अंदर बहुत वाज़े तौर पर बताया गया कि हमें हुकूमत पाकिस्तान के करंट और डेवलपमेंट अखराजात को पूरा करने के लिए हमें ये गैर मुल्की बैंक से ये कमर्शल शराइत के ऊपर ये कर्ज हासिल करना हमारी मजबूरी है, जिसकी वजह से हम लेते हैं। आपको यकीनी तौर पर मजबूरी है, आप लीजिए, लेकिन जो वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है और वफाकी काबीना इस कस्टोडियन है अवामी मफाद की, मुल्की मफाद से मुतल्लिक, तो वहाँ पर ये तमाम तर शराइत व ज़वाबित, ये तमाम तर कर्ज का हुजम और उसके ऊपर मुनाफे के जो जब तय कर रहे होते हैं आप, तो पेशकीश की मंजूरी होना लाजिम थी, लेकिन ये मंजूरी नहीं ली गई और एक साल बाद जाकर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी ली गई है और उसके ऊपर टैक्स आयद होना था, उसके भी मुनाफे के ऊपर उसकी भी छूट ले ली गई है और इंतहाई खामोशी के साथ ये अब रकम गैर के लिए कर्ज लिया गया, कब वापस करना है? जी देखिए, ये 6 माह से 1 साल से 1.5 साल की इनका टाइम था। अब ये कर्ज मेच्योर होना शुरू हो गए हैं। इस कर्ज को भी आपने वापस करना है और इसके साथ साथ इसके ऊपर मुनाफा भी आपने उनको अदा करना है। इसी वजह से 1 साल बाद वजारत ख़जाना के हुकाम की आंख खुली कि अब कर्ज की रकम उस वक्त वापस हो सकेगी, मुनाफा उस वक्त बैरून मुल्क जा सकेगा जब वफाकी काबीना की मंजूरी होगी अप्रैल 2019 से। तो आज यानी कि 25 मार्च के दिन से अप्रैल 2019 की मंजूरी हासिल करने के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल किया गया है और अब आम बैंक्स को ये रकम भी वापस की जाएगी। उन्होंने एक हेल्दी प्रॉफिट भी जनरेट किया, टैक्स एग्जेम्पशन, और मुश्किल में है तो पाकिस्तानी अवाम है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारा आज का एडिटोरियल जो एक फिर मैसेज है कोरोना के हवाले से ही कि एहतियात एहतियात सिर्फ एहतियात, क्योंकि सिर्फ एहतियात करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। समाजी दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में 4 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि इस वायरस से अमवात की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर चुकी है। ना कोई दवा बन पाई है, ना ही कोई वैक्सीन तैयार हो पाई है। सिर्फ जो इलाज है वो है एहतियात। जितना महदूद रहेंगे उतना महफूज रहेंगे। मर्दान की यूनियन काउंसिल मांगा की एक मिसाल हम सबके सामने है। सादात खान जो कि सऊदी अरब से उम्रा करके पाकिस्तान आया था, वो कोरोना वायरस का शिकार होकर अब इस दुनिया से जा चुका है। उम्रा अदा करने के बाद सादात खान ने वापस आकर अहले इलाका को एक दावत दी। इस दावत में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। सादात खान से ज़ाहिर मुसाफा किया, गले भी मिले, मुबारकबाद दी। ना तो सादात खान ने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और ना ही जो मिलने के लिए लोग आए हुए थे उन्होंने। और इसी बेएहतियाती की वजह से अब सादात खान से मिलने वाले अफराद जो थे 39 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कई इलाकों को सील कर दिया है। लेकिन जो अब ये 39 अफराद जिनका पॉजिटिव आया ये टेस्ट, ये कितने अफराद से मिले होंगे और फिर आगे वो कितने अफराद से मिले होंगे, यकीनन एक ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे में
हमारी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा ख़ुद को घरों में महदूद करें, समाजी दूरी इख्तियार करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल करें और याद रखें कि सिर्फ एहतियात ही इलाज है, इसलिए एहतियात सिर्फ एहतियात बरतें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।